नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 18 मई 2024। कल 17 मई था और कल कुछ ज़्यादा ही मेरा तबीयत खराब हो गया था। मटेरियल मैंने बनाया था लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इसलिए आज 17 और 18 दोनों को मिलाकर इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि लगातार अभी देखा जा रहा है बीएचयू के कुछ शोधकर्ताओं की टीम ने पाया है कि जो कोवैक्सीन लगाई गई थी, खासकर बीबीवी 152 वैक्सीन जो है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत में पहली बार किशोरियों के लिए, ठीक है, बच्चियों के लिए या फिर बच्चों के लिए लगाने के लिए जो था लाया गया था वैक्सीन। तो इसी में अध्ययन में पाया गया है कि कोवैक्सीन लेने के बाद किशोरी लड़कियों को समस्याएं आ रही है, ज्यादा खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऐसा जो सर्वे किया गया है, लगभग 1% जो बच्चियां हैं, जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं, उस पर प्रतिकूल प्रभाव देखे गए हैं इस वैक्सीन के। ठीक है, जो अध्ययन किया गया था लगभग 1024 लोगों पे किया गया था, जिसमें 635 जो थे वो किशोरिया थे, ठीक है, माइनर्स थे, और 291 जो थे वो एडल्ट थे, जिसमें पाया गया कि लगभग 47.9% किशोरियां इस वैक्सीन से प्रभावित हुई है, कोवैक्सीन से। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए राज्य की ओर से किसी भी व्यक्ति का निजी संपत्ति का अधिग्रहण जो है वो असंवैधानिक है, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें पहले निर्णय जो दिया गया था वो कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो मामला क्या है कि नगर निकाय ने कोलकाता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। ठीक है, ये जो मामला है वो कोलकाता का है। तो कोलकाता का हाई कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया था कि कोई भी जो कंपनी है किसी भी व्यक्ति का जबरन अधिग्रहण नहीं कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का निजी संपत्ति का। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का बृहस्पतिवार को फैसला आया है कि अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने से पहले उचित प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई या फिर उसका पालन नहीं किया गया, तो निजी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण जो होगा वो असंवैधानिक होगा। क्लियर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या मामला है, पूरे मामले को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए आरोपियों को गिरफ्तार करने की ईडी की शक्तियों को सीमित किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कहा गया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत नामित विशेष अदालत द्वारा सम्मानित, ये ध्यान रखिएगा, सम्मानित, ठीक है, व्यक्तियों को हिरासत में नहीं लिया जा सकता और उसे मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून द्वारा उत्पन्न कठोर स्थितियों में जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कुछ परिवर्तन किए गए हैं ईडी की शक्तियों में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या वर्डिक्ट दिया गया है इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है वो ड्रग डेवलपमेंट में कितना जो है फायदेमंद होगा या नुकसानदेह, इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से देख लेंगे कि एआई से कितने ज्यादा जो है ड्रग के डेवलपमेंट में फायदा हो रहे हैं। क्योंकि पहले जो है यहाँ पे एक ट्रायल करने में, किसी भी एक मेडिसिन को ट्रायल करने में लगभग 6 सालों का समय लगता था, 5 से 6 सालों का। वहीं जब से एआई का उपयोग होने लगा है ड्रग के डेवलपमेंट में, यही जो ट्रायल है लगभग 3 मंथ में पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, और भी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, सिर्फ समय की बात नहीं है, यहाँ पे गुणवत्ता की भी बात की जा रही है, लगातार निगरानी, समीक्षा, सभी चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ये आज के न्यूज़पेपर में है। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में मेनली 2 आर्टिकल ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो ये है कि लगभग 60 लाख पेड़ जो हैं वो काट दिए गए हैं, वो ही भारत के कृषि भूमि से। ठीक है, तो इसी को हम लोग विस्तार से देख लेंगे कि क्या कारण है कि लगभग 60 लाख पेड़ जो हैं वो गायब हो गए हैं भारत की कृषि भूमि से। वहीं जो है भारत के जो भारतीय वन सर्वेक्षण है वहां से रिपोर्ट आया है कि लगभग 2019 की तुलना में 2021 में जो है भारत में जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ा है। ठीक है, तो दोनों में जो असंतुलन दिख रहा है आंकड़ों का, इसको हम लोग विस्तार से देख लेंगे। एक और आर्टिकल जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें डेटा भी अपर्याप्त है, एक बार और आ जाए इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। मेनली जो आर्टिकल था कि भारतीय उच्च शिक्षा का अत्यधिक राजनीतिकरण हो रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी चुनावी पार्टियां हैं वो अपने हित के लिए जो है बहुत जगह यूनिवर्सिटीज तो खुलवा देती है, लेकिन वहां पर्याप्त रूप से जो आवश्यक
बुनियादी ढांचा की जरूरत होती है वो वहां पे पूर्ति नहीं हो पाती है, जो वहां की प्रबंधन होनी चाहिए वो सही रूप से नहीं हो पाती है। तो इसके क्या कारण है, यही जो है आज आर्टिकल में था। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल थे जिसमें हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ ये 60 लाख पेड़ जो काटे गए हैं भारत के कृषि भूमि से, इसको विस्तार से देख लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इसमें पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ लेंगे कि कोवैक्सीन से खास के जितने भी माइनर गर्ल्स हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है उससे उनको अनेक समस्याएं आ रही है, और ये कहा जा रहा है बीएचयू के शोधकर्ताओं के द्वारा। उन्होंने लगभग 1054 लोगों पे ये शोध किया था। ठीक है, जिसमें पाया गया है कि जितनी भी माइनर बच्चियां हैं जो किशोरी अवस्था में है और जो बीबी भी 152 कोवैक्सीन ली है उनको कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसी को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से देख लेते हैं कि हाल ही में स्प्रिंगर नेचर में, तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ ये रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, तो स्प्रिंगर नेचर, तो स्प्रिंगर नेचर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार किशोर लड़कियों और सहरुग्णता वाले लोगों को भारत बायोटेक, बीबीवी का मतलब भी होता है भारत बायोटेक वैक्सीन 152 कोवैक्सीन, ठीक है, ये कोवैक्सीन है, प्राप्त करने के बाद प्रतिकूल घटनाओं का अधिक खतरा होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीन पर एक अवलोकन अध्ययन के लगभग 1/3 प्रतिभागियों ने विशेष रुचि की प्रतिकूल घटनाओं की सूचना दी। ठीक है, जिन्होंने जो भी बच्चियां जो है कोवैक्सीन ली थी उनको कुछ ज्यादा ही समस्याएं हुई, बहुत सारे जो है रिपोर्ट देखे गए। इसी के लिए जो है बीएचयू के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किशोरों और वयस्कों में बीबीवी 152 कोरोना वायरस वैक्सीन का दीर्घकालिक सुरक्षा विश्लेषण किया गया और उत्तर भारत में 1 साल के संभावित अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया है कि गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं जो भी लोग जो हैं कोवैक्सीन लिए। अभी तो मामला आ रहा था कोविशील्ड का, लेकिन अब जो है एक और मामला आने लगा है कोवैक्सीन का। ठीक है, तो अध्ययन में क्या पाया गया, तो अध्ययन के अनुसार जिसमें लगभग 1024 व्यक्तियों को इस अध्ययन में शामिल किया गया। 1 वर्ष के अनुवर्ती के दौरान लगभग 635 किशोरियों और 291 वयस्कों से संपर्क किया जा सका। तो अध्ययन में कहा गया कि लगभग 304 मतलब कि 47.9% किशोर जो माइनर्स है और 124 मतलब कि 42.6% वयस्कों द्वारा उसे श्वास संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई। ऊपरी श्वसन पथ के वायरल संक्रमण की सूचना दी गई। इसके अलावा और भी समस्याएं, ये समस्याएं ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोवैक्सीन का, कि जैसे त्वचा और चमड़े के नीचे के विकार उत्पन्न हो गए, सामान्य विकार, एलर्जी उत्पन्न हो गए और तंत्रिका तंत्र विकार उत्पन्न हो गए। और किशोरों में आम एईएसआई मतलब कि एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, ठीक है, इतने सारे प्रतिकूल प्रभाव देखे गए जो माइनर्स थे। ठीक है, तो सामान्य विकार 8.9%, मस्कुलोस्केलेटन विकार 5.8% और तंत्रिका तंत्र विकार 5.5%। ठीक है, ये सारे मामले देखे गए। जो भी बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और कोवैक्सीन लगवा है उन पे ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बीबीवी 152 वैक्सीन के बारे में। तो गंभीर एएसआई मतलब कि एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट में से क्रमशः 0.3% और 0.1% प्रतिभागियों में स्ट्रोक के भी खतरे आए हैं। और गुइलेन बेरी सिंड्रोम, इसको हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, गुइलेन बेरी सिंड्रोम की पहचान की गई। तो भारत में बीबीवी 152 एकमात्र ऐसा टीका था जिसे शुरुआत में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों में बड़े पैमाने पर लगाने की अनुमति दी गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में ये पहला टीका था बीबीवी 152 जो कोवैक्सीन के द्वारा लाया गया था और यही पहला टीका था जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दिया गया था। ठीक है, तो किशोरों के लिए स्वीकृत कोविड-19 टीकों की अल्पकालिक सुरक्षा को नियंत्रित सेटिंग में अनुकूल दिखाया गया था, लेकिन उसमें प्रतिकूल प्रभाव देखे गए जब से टीके लिए हैं जो भी माइनर्स बच्चे हैं। ठीक है, तो किशोरों में कोविड-19 टीकों की मंजूरी के लगभग 2 साल बीत जाने के बावजूद सार्वजनिक डोमेन में जारी इन टीकों की सुरक्षा पर दीर्घकालिक डेटा अभी भी न्यूनतम है। ठीक है, सुरक्षा संबंधित डेटा जो है अभी तक जो है बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ हमारे पहले प्रकाशित अध्ययन के विस्तार में हम किशोरों और वयस्कों में बीबीवी 152 वैक्सीन की दीर्घकालिक सुरक्षा पर डेटा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कम ही टीकों से संबंधित सुरक्षा से संबंधित डेटा अभी उपलब्ध है पब्लिक डोमेन में। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। कोवैक्सीन का खतरा जो है सिंपली देखा गया है माइनस बच्चे और बच्चियों में। ठीक है, इससे स्किन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है,
तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है, सामान्य एलर्जी उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसे एक बार फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है। जो भी बच्चे हैं, खास के माइनर्स हैं, उनमें ज़्यादा समस्या हो रही है जो कोवैक्सीन लिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना राज्य की ओर से निजी संपत्ति का अधिग्रहण असंवैधानिक होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ही कहा कि अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने से पहले उचित प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई है या उसका पालन नहीं किया गया है तो निजी संपत्तियों का अनिवार्य अधिग्रहण असंवैधानिक होगा। नगर निकाय ने कोलकाता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। तो उच्च न्यायालय ने एक पार्क के निर्माण के लिए शहर के नारकेलडांग नॉर्थ रोड पर एक संपत्ति के अधिग्रहण को रद्द कर दिया था। ठीक है, ऑलरेडी जो है कोलकाता हाईकोर्ट ने किसी एक विशेष व्यक्ति का संपत्ति का जो अधिग्रहण हुआ था उसको रद्द कर दिया था। तो फिर से जो है नगर निगम ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान किया और उसी का समर्थन किया। ठीक है, तो उच्च न्यायालय ने माना कि नगर निकाय के पास अनिवार्य अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट प्रावधान के तहत कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय है? शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं की अनुमति देना और अधिनियम की धारा 352 के तहत अपीलकर्ता निगम द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले को खारिज करना पूरी तरह से उचित था और अपेक्षित निर्णय किसी भी तरह से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। ठीक है, तो यह मानते हुए कि कोलकाता नगर निगम अधिनियम की धारा 363 मुआवजे का प्रावधान करती है। ठीक है, यहाँ पे जो है मुआवजे की बात की गई। हर बार जो है नगर निगम के द्वारा कहा गया कि हम मुआवजा दे देंगे, हम मुआवजा दे देंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियर कहा गया फिर भी तब भी अनिवार्य अधिग्रहण असंवैधानिक होगा यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने से पहले उचित प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई, अगर उसका पालन नहीं किया गया है तो यह पूर्णतः जो है वो असंवैधानिक है। ठीक है, और कोई भी न्यायालय जो है अधिग्रहण करने के पक्ष में निर्णय नहीं देगा। ठीक है, इसी की बात आगे कहा जाता है कि कानून के अधिकार के अलावा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें क्लियर कहा गया है कि अनिवार्य अधिग्रहण की शक्ति को उचित ठहराने के लिए मुआवजे के प्रावधान पर अनुचित जोर दिया जा रहा है। ठीक है, मुआवजा के प्रावधान को ज्यादा उपयोग करने की बात की जा रही है नगर निगम के द्वारा। तो जैसे कि मुआवजा ही वैध अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया हो कि मुआवजा अगर दे दिए तो अधिग्रहण वैध हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 300A कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा और इसे संवैधानिक और मानव अधिकार दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, संवैधानिक और मानव अधिकार दोनों के रूप में। इसी में आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि यह मान लेना कि संवैधानिक संरक्षण उचित मुआवजे के अधिशेष तक ही सीमित हो जाता है तो पाठ की एक कपटपूर्ण व्याख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा गया कि अगर न्यायालय इस तरह के विचार को अगर समर्थन देता है तो ये कहीं ना कहीं न्यायालय का एक कपटपूर्ण व्याख्या होगा और हम कहेंगे कि संविधान की समतावादी भावना के लिए अपमानजनक होगी। ठीक है, इसलिए जो है क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, किसी भी संपत्ति के अगर अनिवार्य अधिग्रहण है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो शक्तियां हैं उसको कम कर दिया है। ठीक है, खासकर पीएमएलए के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए आरोपियों को गिरफ्तार करने की ईडी की शक्तियों को सीमित कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बढ़ावा देते हुए कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत नामित विशेष अदालत द्वारा सम्मानित व्यक्ति को हिरासत में नहीं माना जा सकता और उसे मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून द्वारा उत्पन्न कठोर स्थितियों में जमानत के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि अगर सम्मानित व्यक्ति है हिरासत में नहीं लिया जा सकता जब वो खुद ब खुद पेश हो जाता है। ठीक है, यदि अभियुक्त समन के अनुसार विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होता है तो यह नहीं माना जा सकता कि वह हिरासत में है, इसलिए आरोपी के लिए जमानत के लिए आवेदन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अदालत में पेश होने के बाद ईडी को किसी व्यक्ति की हिरासत के लिए अलग से आवेदन करना होगा। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है यह निर्णय किसी भी विशेष अदालत द्वारा किसी भी मामले का संज्ञान लेने के बाद ईडी द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति को सीमित कर देता है। ठीक है,
इसी में आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अदालत में पेश होने के बाद ईडी को किसी व्यक्ति की हिरासत के लिए अलग से आवेदन करना होगा और केंद्रीय एजेंसी को विशिष्ट आधार बताना होगा। ठीक है, कि अगर आपके पास साक्ष्य है मौजूद तो आप उसे क्लियर कीजिए। विशिष्ट आधार दिखाने होंगे जिसके लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। ठीक है, तभी जाकर जो है किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, कड़े मानदंड। पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्त एक आरोपी के लिए कड़ी सीमाएं पैदा करती है। एक के लिए व्यक्ति को अदालत में यह साबित करना होगा कि वह प्रथम दृष्टया अपराध के लिए निर्दोष है। ठीक है, ये बहुत ही कड़ा कानून है यहाँ पे पीएमएलए की सेक्शन 45, जिसमें क्लियर कह दिया गया है कि तभी किसी को जमानत दी जा सकती है जब किसी को अरेस्ट किया गया है और उस एक्यूज को जज को विश्वास दिलाने में सफल हो कि उसने अपराध नहीं किया है। ठीक है, और दूसरा, आरोपी को न्यायाधीश को यह समझाने में सक्षम होना चाहिए कि वह जमानत पर रहते हुए कोई भी अपराध नहीं करेगा। सबूत का भार पूरी तरह से जेल में बंद अपराधियों पर है जो अक्सर राज्य की ताकत से लड़ने में अक्षम हो जाते हैं। तो ये दोनों स्थितियां किसी भी आरोपी के लिए पीएमएलए के तहत जमानत पाना लगभग असंभव बना देती है। इसलिए जो है पीएमएलए एक्ट के तहत किसी को जल्दी जमानत नहीं मिलता है। ठीक है, तो फैसले में और राहत देते हुए कहा गया है कि एक आरोपी जो उसके समन के अनुसार विशेष अदालत में पेश होता है उसे भविष्य में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है। दूसरी ओर यदि कोई आरोपी समन तमिल होने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है तो विशेष अदालत एक जमानती वारंट और उसके बाद एक गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, अगर वो शामिल नहीं होता है जब बुलाया जाए कोर्ट में। ठीक है, उपस्थित नहीं होता है तो पीएमएलए की धारा 44(1)(b) क्या कहता है, हालांकि जब ईडी उसी अपराध के संबंध में आगे की जांच करना चाहता है तो पीएमएलए की धारा 44(1)(b), यहाँ पे एक लूप होल है ऑलरेडी ईडी के पास। ठीक है, तो 44(1)(b) के तहत दायर शिकायत में आरोपी के रूप में नहीं दिखाए गए व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकता है बशर्ते धारा 19 की आवश्यकताएं हो। ठीक है, अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की गई हो। तो मामले में कानून का सवाल यह था कि क्या कोई आरोपी अपने समन के अनुसार विशेष अदालत में पेश होकर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के नियमित प्रावधान के तहत जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। यदि हाँ, तो क्या ऐसी जमानत याचिका को पीएमएलए की धारा 45 द्वारा लगाई गई दोहरी शर्त को भी पूरा करना होगा। जो पीछे हम लोगों ने देखा था अनिवार्य शर्त 2 थे, जब आप कोर्ट को विश्वास दिला सकते हैं कि आप निर्दोष हैं तभी जाकर आपको जमानत मिलेगा। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है धारा 45 की। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है गिरफ्तारी की कुछ शक्तियों को जो है ईडी की कम किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा अगर ड्रग्स के डेवलपमेंट में तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी की विस्तार से हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। दवा विकास में एआई का उपयोग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दवा खोज प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने, बेहतर दक्षता, सटीकता और गति प्रदान करने की क्षमता है। हालांकि एआई का सफल अनुप्रयोग, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की उपलब्धता, नैतिक चिंताओं के समाधान, ये बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और एआई आधारित दृष्टिकोण की सीमाओं की पहचान पर भी निर्भर करता है। तो डेटा संवर्धन, व्याख्या योग्य एआई के उपयोग और पारंपरिक प्रयोगात्मक तरीकों के साथ एआई के एकीकरण के साथ साथ फार्मास्यूटिकल अनुसंधान में भी एआई के संभावित लाभों पर भी चर्चा की गई है। ठीक है, देख सकते हैं कि एआई के कितने लाभ हो सकते हैं। जैसे बेहतर दक्षता यहाँ उपलब्ध हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ सकती है, जल्दी से जल्दी हमारे कार्य पूरे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लगातार हम लोग निगरानी करने में सक्षम हो पाएंगे, हाई क्वालिटी डेटा उपलब्ध हो पाएगी। ठीक है, तो ये अगर ड्रग्स डिलीवरी डेवलपमेंट में हम लोग एआई का उपयोग को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो फार्मास्यूटिकल उद्योग में एआई के उपयोग से, तो औषधीय रसायन विज्ञान में एआई के उपयोग ने हाल के वर्षों में फार्मास्यूटिकल उद्योग में क्रांति लाने के संभावित समाधान के रूप में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, तो दवा की खोज, नई दवाओं की पहचान करने और विकसित करने की प्रक्रिया एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो नया दवा बनाया जाता है उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, जो परंपरागत रूप से परीक्षण और त्रुटि प्रयोग और उच्च थ्रूपुट स्क्रीनिंग जैसे श्रम गहन तकनीकों पर निर्भर रहता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। हालांकि मशीन लर्निंग, लेकिन अगर हम लोग एआई का उपयोग कर लेते हैं, मशीन लर्निंग और प्राकृतिक भाषा
प्रसंस्करण जैसी एआई तकनीक बड़ी मात्रा में डेटा के अधिक कुशल और सटीक विश्लेषण को सक्षम करके इस प्रक्रिया को तेज करने और सुधारने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, उचित सटीकता, ठीक है, हाई एक्यूरेसी होगी इस तरह के कार्य में अगर एआई का उपयोग होता है। उच्च सटीकता के साथ दवा योग जितने भी मेडिसिन के कंपाउंड्स होते हैं उसकी प्रभावकारिता की भविष्यवाणी करने के लिए गहन शिक्षण, ठीक है, डीप लर्निंग के सफल उपयोग का वर्णन करता है यहाँ पे। तो इसी में कहा जाता है कि एआई आधारित विधियां जो है वो दवा, जितने भी नए नए दवाएं बनाई जा रही है उसकी विषाक्तता आने वाले समय में कब वो एक्सपायर होगी, वो कब खराब हो सकती है, तो विषाक्तता की भविष्यवाणी करने में भी ज्यादा सक्षम हो जाएगी जब एआई का उपयोग करेंगे हम लोग ड्रग्स के डेवलपमेंट में। तो इन और अन्य शोध प्रयासों ने दवा खोज प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए एआई की क्षमता पर प्रकाश डाला है। हालांकि नए बायो एक्टिव जो कंपाउंड्स हैं उसको विकसित करने में एआई का उपयोग चुनौतियों और सीमाओं के बिना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा गया है कि नए बायो एक्टिव जो कंपाउंड्स को विकसित किया जा रहा है अगर उसमें एआई का उपयोग हो रहा है वहां पे भी बहुत सारी चैलेंजेस देखी गई है। ठीक है, बहुत सारी लिमिटेशंस देखी गई है। तो इन चुनौतियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में एआई द्वारा नई दवाओं और उपचार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है। ठीक है, तो औषधि विकास में अगर एआई का उपयोग होता है तो उससे क्या लाभ होता है, तो दवा के विकास की लागत आमतौर पर 2.6 बिलियन डॉलर होती है और इसमें लगभग 12 साल लगते हैं। ये ध्यान रखें, एक दवा को बनाने में 12 साल लगते हैं, लेकिन एआई के साथ इसे काफी कम समय में किया जा सकता है। एआई कंपनियां दवा की खोज और प्री क्लिनिक चरणों को 4 साल से भी कम समय में पूरा कर लेती है। ठीक है, देख सकते हैं कहाँ 12 साल कहाँ 4 साल, जबकि बड़ी कंपनियों को 5 से 6 साल लगते हैं। ठीक है, तो डेटा संचालित भविष्यवाणियों के लिए दवा खोज में मशीन लर्निंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो एआई मॉडल जो है वो मानव क्षमताओं से परे विभिन्न स्रोतों से बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण भी करने में सक्षम है। इस तरह के लाभ मिल सकते हैं अगर एआई का ज्यादा से ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं दवा को बनाने में। ठीक है, तो फार्मा में एआई की सीमाएं क्या क्या है, गलत लक्ष्य चुनना। ठीक है, एक चुनौती बनी हुई क्योंकि कई संभावित दवाएं अधूरी बीमारियों की समझ के कारण नैदानिक परीक्षणों में विफल हो जाती है। तो ये समस्या भी जरूर ध्यान रखिएगा। इससे उदाहरण के लिए अल्जाइमर के लिए बीटा एमिलाइड को लक्षित करने वाली दवाएं महत्वपूर्ण निवेश के बावजूद सफल नहीं हुई। ठीक है, तो देख सकते हैं एआई के कुछ चैलेंजेस भी हैं। एआई एक ब्लैक बॉक्स के रूप में कार्य करता है जो भविष्यवाणियों के पीछे के तर्क को प्रकट नहीं करता है, जिससे गलत व्याख्या और पूर्वाग्रह हो जाती है। ठीक है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्लैक बॉक्स जो आने वाले समय के बारे में सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है कि आने वाले समय में इस दवा का क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जीव वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के जो बुद्धिजीवी हैं उनके बीच जो है एआई निर्मित दवाओं पर विश्वास का कमी देखा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अभी देखा गया है खास के भारत के कृषि के क्षेत्रों में लगभग 60 लाख पेड़ जो हैं काट लिए गए हैं। ठीक है, उसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा उपग्रह इमेजनरी आधारित विश्लेषण में कहा गया है कि 2019 से 2022 तक मात्र 3 वर्षों में भारत ने कृषि भूमि में लगभग 5.8 मिलियन, ठीक है, लगभग 60 लाख पूर्ण विकसित, यहां पे ध्यान रखिएगा जितने भी पूर्ण विकसित पेड़ हैं वो खो दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जो अल्प विकसित है या छोटे छोटे हैं पौधे हैं उसे नहीं हानि पहुंचाई गई, जो पूर्ण विकसित पेड़ हैं उसको ज्यादातर काटे गए हैं। इसके अतिरिक्त 2010-11 के दौरान उपग्रह के माध्यम से पाए गए ऐसे 11% पेड़ जो हैं वो 2018 से 22 तक समीक्षा करने पर दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, जो देख सकते हैं 2010-11 में जो पेड़ दिखे वो 18 से 22 में नहीं दिखे, जिससे शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि ये पेड़ गायब हो गए हैं। ठीक है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि भारत का समग्र वृक्ष आवरण या फिर जंगल के बाहर के पेड़ घट रहे हैं, क्योंकि विश्लेषण केवल एक निश्चित आकार से ऊपर के बड़े पेड़ों के लिए विशिष्ट था। ठीक है, किसी एक निश्चित क्षेत्र के लिए ही यह विश्लेषण दिया गया। लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण का भी अलग आंकड़ा है। भारतीय वन सर्वेक्षण जंगल के अंदर और बाहर दोनों जगह वृक्ष आवरण का नियमित सर्वेक्षण करता है, लेकिन केवल 1 एकड़ में बदलाव पर डेटा प्रकाशित करता है, न कि
व्यक्तिगत पेड़ों में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो भारतीय वन सर्वेक्षण है वो पूरा का पूरा 1 एकड़ में जितने भी डेटा हैं फॉरेस्ट से संबंधित उसको प्रकाशित करता है, ना कि एक-एक पेड़ गिनता है। जिस तरह से सैटेलाइट से गिना गया है डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा, जो सैटेलाइट बेस्ड इमेजरी के द्वारा गिना गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो इसमें कहा गया है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा कि जो नवीन एफएसआई रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि भारत का वृक्ष आवरण 2019 की तुलना में 21 में बढ़ गया है, जबकि डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कहा है कि लगभग 60 लाख पेड़ जो हैं वो गायब हो गए हैं। तो भारत का लगभग 56% भाग जो है वो कृषि भूमि है और 22% भाग वनों से ढका हुआ है। तो इसी में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़े कृषि क्षेत्र के साथ यहाँ वृक्षों के आवरण में परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हुए भी बड़े पैमाने पर अनदेखा किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दिया गया है राइटर के द्वारा कि भारत सरकार के द्वारा जो लगातार फॉरेस्ट का निरीक्षण किया जाता है उस पर कहीं ना कहीं ढिलाई दी जा रही है, ठीक है। सख्ती बरतने की आवश्यकता है। तो बड़े पेड़ों की घटना क्यों जो है पूर्ण विकसित पेड़ ही काटे जा रहे हैं, इसके क्या कारण है? तो बड़े पेड़ों के नष्ट होने का एक संभावित कारण जो है वो खेत का धान के खेत के रूप में परिवर्तित होना, ठीक है। लगातार जो है खेत में धान लगाया जाता है तो एक निश्चित हानि दर प्राकृतिक है और पेड़ों की कटाई भी कृषि वानिकी प्रबंधन प्रणालियों का हिस्सा है और हर खोया हुआ पेड़ जलवायु संबंधी गड़बड़ी या फिर मानव विनियोग से संबंधित नहीं है, ठीक है। कई क्षेत्रों में एक अवलोकनीय प्रवृत्ति उभर रही है जहां स्थानीय कृषि वानिकी प्रणालियां जिसकी जगह धान की खेत ने ले ली है, जहां जिसका विस्तार और गहनीकरण किया जा रहा है, ठीक है। बहुत जगह जो है अब किसान धान का खेती ज्यादातर कर रहे हैं, इसलिए जो है उसके आसपास जो है अपने लगाए हुए पेड़ को अतिरिक्त लाभ के लिए बस काट दे रहे हैं, ठीक है। तो यह विकास नव स्थापित जल आपूर्ति की उपलब्धता से सुगम हुआ है। तो इन खेतों के भीतर बड़े और परिपक्व पेड़ों को हटा दिया गया है और अब पेड़ों की खेती अलग अलग ब्लॉक वृक्षारोपण में की जा रही है, ठीक है। तो ये है कुछ मुख्य कारण जिसके कारण जो पूर्ण विकसित पेड़ हैं वो काट दिए जा रहे हैं, खासकर भारत के कृषि क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें 17 मई और 18 मई दोनों से जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे और कुछ बच गए हैं, तो अगले दिन जो एडिटोरियल आएगा उसमें मैं उसे शामिल कर दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।